हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम फिर लेके आ चुके हैं टेस्ट का सलूशन, जो कि हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन सलूशन देने से पहले चलो, जो 4 जनवरी यानी कि सैटरडे को जो टेस्ट हुआ था उसका हम थोड़ा रिजल्ट देख लेते हैं। ठीक है। रिजल्ट आपको इसलिए दिखाता हूँ ताकि आप भी मोटिवेटेड हो सके, टेस्ट अटेंड कर सके और अपने रिजल्ट में इम्प्रूवमेंट ला सके। तो देखिए, दीप्ति है रैंक 1, 30 मार्क का होता है, 30 क्वेश्चन होता है। तो इनका 25 क्वेश्चन सही है। मतलब ये सारे क्वेश्चन जो है ना, अनसीन क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन है जो आप सॉल्व नहीं करते हो, आप देखते नहीं हो, इधर उधर नए नए क्वेश्चन है। तो दीप्ति, रीता, अमित, श्रद्धा, अनिका, तनुज, अर्चना, एम ए खान, मीनू, माहेश्वरी। तो आप देख सकते हैं लगभग बहुत लोगों ने दिया है, बहुत लोगों का नंबर कम है। तो नंबर कम कम होने के पीछे रीजन ये हो सकता है कि इन्होंने पूरा क्वेश्चन ही ना अटेंड किया हो। ठीक है, पूरा टाइम ही ना दिया हो। लेकिन मैं बताऊं तो जैसे आपका 30 क्वेश्चन है ना, 30 में से अगर आप 15 क्वेश्चन पे है ना, यानी कि मैं बताऊं रैंक 38-40 तक आप सही हैं। ठीक है, और जिनका कम आ रहा है नंबर वो लोग मेहनत करें। तो चलो आप क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन देखेंगे। वैसे सिंपल मतलब देखो, ये सब क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा सिंपल ना है ना बहुत ज़्यादा हार्ड है। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा सा आपको पता है तो आप अपने नॉलेज का अप्लाई करके क्वेश्चन पे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। और तैयारी कर रहे हो बॉटनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, मार्च अप्रैल मई जून में है या एमपीपीएससी है, आगे आने वाला एग्जाम है, आप हमसे पढ़ना चाहते हो तो कोर्स में इनरोल कर लो। हमारा ऐप डाउनलोड करके सब कुछ चीज़ मिल जाएगा वहाँ पे। चलो, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट CO2 कहाँ पे रिलीज नहीं होता? ऐसा कौन सा रेस्पायरेशन फर्मेंटेशन है जहाँ पे CO2 रिलीज नहीं होता? तो देखो, एरोबिक रेस्पायरेशन में तो रिलीज होता है भैया। और एरोबिक रेस्पायरेशन प्लांट में हो या एनिमल में हो रिलीज होता है। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में भी भैया एथिल एल्कोहल और CO2 बनता है। लेकिन लैक्टिक एसिड का जो फर्मेंटेशन होता है वहां पे CO2 का रिलीज नहीं होता है। आप बताओ, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन कराने के लिए कौन सा माइक्रोब यूज होता है? माइक्रोब, बैक्टीरिया कहूंगा तो गलत हो जाएगा, एमपीपीएससी ने ऐसे ही दिया था। चलो, अगला क्वेश्चन है हमारा कि सुक्रोज मतलब फ्लोएम ट्रांसलोकेशन में जो सोर्स से सिंक में होता है वो कैसे होता है? तो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के हिसाब से होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है सिंक में बढ़ जाता है तो सोर्स से निकल के वहां पे जाता है। तो ऑस्मोटिक मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सुक्रोज लोडम फ्लोइंग सेल क्रिएटिंग ए हायर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन सोर्स देन द सिंक। तो देखो, ये मान लो जाइलम है, इधर फ्लोएम है। तो इधर मान लो लीफ है, लीफ फोटोसिंथेसिस कर करके शुगर यहाँ पे डाल रहा है। तो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ रहा है, तो इधर से पानी इधर आ रहा है, इधर से पानी यहाँ आ रहा है, जाइलम से फ्लोएम में आ रहा है। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है? ट्रांसलोकेशन हो रहा है, यहाँ पे जा रहा है तो कंसंट्रेशन कम हो रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर घट जा रहा है, तो ये सिंक में जाके स्टोरेज कर दिया जा रहा है। तो सिंपल सा मंच हाइपोथेसिस आप पढ़े होंगे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर थ्रू सी प्रोटॉन पंप नहीं होता है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर की वजह से नहीं होता है। टेंशन की वजह से तो भैया ट्रांसपायरेशन होता है, टेंशन की वजह से वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है पैसिव वाला। गॉट इट। अब बताओ, किसने कहा ट्रांसपायरेशन को नेसेसरी इविल? किसने कहा था? 1 सेकेंड, नेट बंद कर दो, नहीं तो बीच बीच में ना काफी डिस्ट्रैक्शन आते रहते हैं। वीडियो को लाइक कर दो भाई, वीडियो हमेशा देखते हो आप आके। हाँ, कंसिस्टेंस रहोगे। ठीक है, गुरु जी का दक्षिणा ही है वीडियो लाइक करना। और कमेंट कर दो तो भैया एक्स्ट्रा दक्षिणा है। तो लाइक कर दिया करो, लाइक करने से क्या होता है, यूट्यूब कहता है ना कि विशाल सर बहुत मेहनत कर रहे हैं और बच्चों तक इनका वीडियो पहुंचाया जाए। हैं? तो लाइक कर दिया करो यार। दुखी, देखो टेंशन मत लो किसी चीज का, आराम से पढ़ वढ़ के पढ़ोगे, मेहनत करोगे, सब कुछ सही होगा। आगे चलें। रॉबिन्सन ईस्टर कौन है भैया? न्यू क्वेश्चन है। तो रॉबिन्सन ईस्टर हम बोलते हैं ग्लूकोज 6 फास्फेट को। तो नोट कर लेना ना कॉपी पे कि रॉबिन्सन ईस्टर जो होता है ग्लूकोज 6 फास्फेट होता है और मसल के ग्लाइकोलिसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भाई। अगला क्वेश्चन है, डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो होता है HMP पाथवे का, वो कैसा होता है? तो वो NADP स्पेसिफिक होता है, NAD स्पेसिफिक नहीं, NADP स्पेसिफिक। अब देखो, ये IUB का क्लासिफिकेशन आप अच्छे से पढ़ लेना। जो एंजाइम है यानी कि हाइड्रोलेज है, ट्रांसफरेज है, ऑक्सीडोरिडक्टेज है, लाइएज, लाइगेज। ठीक है, ये 6 है। एक और कौन है बताना कमेंट सेक्शन में ना। इनके क्या क्या फंक्शन है, क्या करते हैं IUB वाला। ठीक है, पढ़ लेना। फॉर द एंजाइम इनोलेज
सबस्ट्रेट क्या है? तब जब 2 पीजीए फास्फोइनॉल पायरुवेट में बदलता है ना, तो वहां पे इनोलेज एंजाइम काम करता है। क्या काम करता है? इनोलेज एंजाइम। तो सबस्ट्रेट जो होगा 2 पीजीए होगा। अब बताओ, इनोलेज को इनहिबिट करने वाला इनहिबिटर क्या है? ऐसा कौन सा चीज है जो इनहिबिट करता है इनोलेज को? पता है? वो होता है फ्लोराइड। फ्लोराइड या फ्लोरीन नहीं, फ्लोराइड आप लिख लो, फ्लोराइड। ठीक है। अच्छा बताओ, ग्लाइकोलिसिस का ऐसा, ग्लाइकोलिसिस में ऐसा कितने स्टेप हैं जो इरिवर्सिबल हैं? सिबल। चलो, बता दिया करो ये सब क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे हैं। साइटोक्रोम सी किसके किस 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 कॉम्प्लेक्स के बीच में मोबाइल कैरियर की तरह काम करता है? तो आपको ये पता होगा, ये कॉम्प्लेक्स 3 और 4 के बीच में होता है। आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, बताओ यूबिक्विनिन जो होता है ना, यूबिक्विनोन, ये किसके किसके बीच में? 1/3 या 1 सेकेंड? बताओ। और आप बताओ, एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, देखो बढ़िया से पूछता हूँ, सभी लोग बताना। कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3, 4, 5, इन सभी का नेम, ठीक है, इन सभी का नेम और इनका इनहिबिटर। ठीक है, इन सारे पांचों कॉम्प्लेक्स का नेम यहाँ लाइव कमेंट सेक्शन में मत लिखना, तो वीडियो खत्म हो, ठीक है, बाद में देख रहे हो, कमेंट सेक्शन जो मेन है वहां पे लिखना। अगर ऑलरेडी किसी ने कमेंट किया हुआ है तो उसको लाइक कर देना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ये बहुत जरूरी, देखो ये क्वेश्चन जो छठवां ये आया ना है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स में जैसे NADH डिहाइड्रोजनेज FADH वाला, फिर साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, फिर क्या होता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, नेम इनहिबिटर क्या है, कैसे कैसे, तो ये सब पूछता है ना। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन है भैया? देखो सारा हम देखेंगे। एंजाइम आर यूजुअली ग्लोबुलर प्रोटीन दैट कैटालाइज बायोकेमिकल रिएक्शन, बिल्कुल सही बात है, ग्लोबुलर होते हैं। टर्शियरी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द बायोकेमिकल रिएक्शन, किसी भी चीज़ को, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपके अंदर मोटिवेशन नहीं आ रहा, आपका रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ रहा है ना, आपका जो काम है रिजल्ट में नहीं बदल रहा है भैया, काम मेहनत कर ही नहीं रहे हो, तो आपको एक एनर्जी चाहिए। आपका जो एक एनर्जी है, मतलब मोटिवेशन का लेवल, मतलब आपका बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की जरूरत है, तो आपको कम से कम मोटिवेशन में हम आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है, बोल दें, तो यही है मतलब, भैया एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। एंजाइम वर्क ऑन लॉक एंड की थ्योरी किसने दिया था, पता है ना? किसने दिया था? ईमिल फिशर ने, ठीक है भाई। पीएच इंडिपेंडेंट नहीं, पीएच डिपेंडेंट होते हैं भाई एंजाइम। अगर ज़्यादा पीएच बढ़ाओगे तो एंजाइम क्या होंगे, काम करना बंद कर देंगे। तो अगला क्वेश्चन आप बता दो कि ये इंड्यूस फिट मॉडल है, ये किसने दिया था? इंड्यूस फिट मॉडल, तो ये किसने दिया था? ये दिया था कोसलैंड ने, ठीक है। इंड्यूस फिट मॉडल किसने दिया था? कोसलैंड ने दिया था। चलो, तो आंसर इसका 4 जाएगा ना। एंजाइम के बारे में पढ़ लेना बढ़िया से भाई। देखो बायोकेमिस्ट्री से ना, एंजाइम चाहे जो आप MSc एंट्रेंस के लिए हो, असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर के लिए हो, एंजाइम से भर भर के क्वेश्चन आते हैं, मोस्टली करके एंजाइम के क्लासिफिकेशन से, एंजाइम के वर्किंग से, एंजाइम के इनहिबिशन से, कम्पिटेटिव, नॉन कम्पिटेटिव, अनकम्पिटेटिव, ये सब चीज़ें पढ़ना है ना। चलो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉल्स? बायोकेमिस्ट्री के अमीनो एसिड, ये भी जरूरी है। सिस्टीन और मेथियोनिन होते हैं सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन। आपको अगर नहीं पता, ये सारी चीजें नोट कर लेना, ठीक है, ये सही है। टायरोसिन एंड थ्रियोनिन आर हाइड्रोक्सी कंटेनिंग अमीनो एसिड, तो बिल्कुल सही बात है भाई, हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहते हैं। आइसोलिन, ल्यूसिन एंड लाइसिन बेसिक, बेसिक प्रोटीन नहीं है भाई, और बेसिक अमीनो एसिड नहीं, ये सब जो है देखो, आइसोल्यूसिन और ल्यूसिन तो पहले नॉन पोलर होंगे, लाइसिन जो है आपका ये जाएगा बेसिक में, ठीक है, तो ये गलत है, माने कि यही आंसर आ जाएगा। एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड एसिडिक प्रोटीन, प्रोटीन है यार थोड़ा सा, देखो प्रोटीन प्रोटीन है हर जगह ना, एक्चुअली में यहाँ पे ना अमीनो एसिड होगा। इसको मैं क्या करूँगा, अभी तो टेस्ट हुआ नहीं है, मैं पहले वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अमीनो एसिड में कर दूंगा। गॉट इट। वैसे तो क्वेश्चन वहाँ गलत है ना, ऐसे अगर PSC में आ जाए, एंट्रेंस में आ जाए, तो आप चैलेंज कर दोगे, लेकिन चैलेंज करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप प्रोटीन को रिप्लेस अमीनो एसिड से करोगे तो क्वेश्चन सही होगा और एग्जामिनर थीर को ही मानेगा, समझे। अगला क्वेश्चन है इनकरेक्ट क्या है इसमें से भैया? न्यूक्लियोटाइड आर ज्वाइन टुगेदर बाय फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बिटवीन 5 प्राइम टू 3 प्राइम कार्बन एटम ऑफ पेंटोस शुगर, बिल्कुल सही बात है ये न्यूक्लियोटाइड। विटामिन B12 के डिफिशियंसी से परसीनियस एनीमिया होता है, ये भी सही है।
विटामिन सी के डिफिशियंसी से रिकेट्स नहीं, ये डी के होता है। सी से जो होता है देखो स्कर्वी होता है, क्या होता है स्कर्वी, मसूड़ों में खून आता है। क्रोमोसोम जो होता है प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का मिलके बना होता है, तो देखो B12 है, सॉरी ये 3 वाला होगा आपका राइट आंसर। ये बताओ यहाँ पे कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, एलिमेंट कौन सा मेटल एटम पाया जाता है यहाँ पे। और विटामिन सी जो स्कर्वी है, स्कर्वी एक्चुअली में ये कौन से प्रोटीन स्ट्रक्चर से रिलेटेड है भाई, क्या कौन से प्रोटीन स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, कौन सा ऐसा प्रोटीन है जिसमें सही से बॉन्डिंग वॉन्डिंग नहीं होने की वजह से स्कर्वी होता है। और एक क्वेश्चन और बताओ, पहला ऑप्शन है अमला, आंवला आप कह लो, आंवला कर लो। दूसरा ऑप्शन है संतरा। और तीसरा ऑप्शन है अमरूद, गुआवा। सबसे ज्यादा विटामिन सी कहाँ मिलेगा, सबसे ज्यादा विटामिन सी कहाँ मिलेगा पता है आपको, अमला में कि संतरा में कि अमरूद में। अमरूद में मिलता है भाई, अमरूद में ना, देख लेना गूगल करके। चलो आगे चलते हैं। मेनी फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सर्वाइव फॉर द लॉन्ग इन द मरीन वाटर बिकॉज ऑफ द सराउंडिंग वाटर। मतलब कह रहा है भैया फ्रेश वाटर का एक ऑर्गेनिज्म है, फ्रेश वाटर से अगर वो मरीन में जाता है तो वो मर जाता है। काहे मर जाता है, क्यों मर जाता है, क्योंकि ये फ्रेश वाटर में रहेगा तो सही रहेगा, मरीन में जाएगा तो यहाँ पे क्या रहेगा, साल्ट बहुत ज़्यादा रहेगा इस पानी में, यानी कि ये हाइपरटोनिक रहेगा कंडीशन, हाइपरटोनिक। तो हाइपरटोनिक पे जाएगा ना तो इसके बॉडी में से सारा ना एक जो ऑस्मोसिस पानी निकल जाएगा, बेचारा मर जाएगा। जैसे अचार मुरब्बा वाला कॉन्सेप्ट सुने होगे, तेल नमक राजा डालते हैं इसलिए उसमें फफूंद ये सब नहीं लगते हैं। तो हाइपरटोनिक रहेगा और इंडो ऑस्मोसिस नहीं, इग्जो ऑस्मोसिस। ठीक है भाई, हाइपोटोनिक में रखने पे इंडो ऑस्मोसिस होता है। जैसे आप चना मुनक्का भिगोते हो ना, वो होता है हाइपोटोनिक सोल्यूशन, इग्जो इंडो ऑस्मोसिस वहां पे होता है। ये होगा एक्जोऑस्मोसिस, या प्लाज्मोलिसिस भी देता है ना, फिर भी आप मार देते। इसके सिनोनिमसली हम प्लाज्मोलिसिस को भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। ये सब देखो ना छोटे छोटे टर्म है, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, प्लाज्मोलिसिस, इम्बाइबिशन, असेंट ऑफ सेप, ये वाटर के टाइप इकार्ड, क्रेसार्ड, होलार्ड, कैपिलरी वाटर। ये सारे जो टर्म हैं, बीइंग अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्टूडेंट, आपको ये सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। और अगर नहीं क्लियर है, डरा नहीं रहा हूँ, तो ये बात है कंसर्न का, मतलब खुद पे फोकस करने की आपको ज़रूरत है। समझ गए। आप हमारे ग्रुप में टेलीग्राम पे रहते हो, टेस्ट दे रहे हो ऐप पे, तो खुद आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हो कि वेयर यू आर स्टैंडिंग एंड कितनी ज़रूरत है आपको अभी पढ़ाई करने की, मेहनत करने की। समझ गए। चलो, और जो भी कंपटीशन है हर चीज़ है भाई, आप देख ही रहे हो यहाँ पे इतने लोग देते हैं, इसी लोग में से काफ़ी लोग सिलेक्ट हो गए। और आप अभी मेहनत करोगे, आप अभी सिलेक्ट हो गए बढ़िया रैंक के साथ, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, है ना। चलो, ट्रेकियोफाइटा टर्म किसने दिया था भाई, बढ़िया क्वेश्चन है। ट्रेकियोफाइटा टर्म दिया था सिनोट ने, सिनोट। समझ गए। आप बताओ थैलोफाइटा टर्म किसने दिया था, थैलोफाइटा टर्म। ठीक है। लिनियस ने कौन सा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, आर्टिफिशियल दिया था, स्टेमेन को आधार माना था, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के फादर हैं। ओके। अगला हमारा क्वेश्चन है ईस्ट सोइंग डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो बढ़िया क्वेश्चन है, याद कर लेना। डिप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल साइक्रोमाइसिस, सैक्रोमाइसीज रहेगा, लुडोगोई, इसको मैं सही कर दूंगा ना। फीजानिस्ट ये है, साइजो साइक्रोमाइसिस जो है फीजानिस्ट बोलते हैं। ये हमारा एक्चुअली में नॉर्मलिस्ट जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। अच्छा ये बताओ, नॉर्मल हम अगर किसी ईस्ट की बात करें तो इसको माइकोटिना का है ना, इसमें कितने इसको स्पोर बनेंगे, इसको स्पोर कितने बनेंगे, ईस्ट में कितने इसको स्पोर बनते हैं, 8 और 4, तो 4 बनते हैं ना। चलो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। एगार एगार जो होता है जिलीडियम एंड ग्रेसिलेरिया जेरांटिना ये सबसे निकाले जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। क्लोरेला एंड स्पायरुलिना जो है स्पेस फूड, सबसे ज्यादा प्रोटीन देखो स्पायरुलिना में रहेगा, इसको आर्थो स्पायरा भी बोलते हैं स्पायरुलिना को। ब्लू ग्रीन एल्गी ये है ग्रीन एल्गी। मैनिटॉल जो है भैया रोडोफाइसी नहीं, ये होता है फियोफाइसी में, फियोफाइसी में ना। रोडोफाइसी में जो होता है फ्लोरिडियन स्टार्च होता है, एमाइलोपेक्टिन है सब। एल्गीन एंड कैरागिनिन इन द प्रोडक्ट ऑफ द एल्गी। तो आप सही जानते हैं एल्गीन कहाँ से निकलता है, जो हमारा आयरिस मॉस है,
एल्गिन आयरिस मास से नहीं, आप कहो इस ये आयरिस एल्गिन जो है ब्राउन एल्गी से निकलता है ना, ब्राउन एल्गी से। कैरागिनीन जो होता है रेड एल्गी, जो कि है हमारा आयरिस मॉस, जिसका असली नाम है कोन्ड्रस किप्सस। ओके, जो भी मैं क्वेश्चन पूछूं ना, डिस्कशन देखो ऐसे बैठ के मत देखा करो, कमेंट सेक्शन लाइव रहता है, कमेंट किया करो सभी लोग एकदम। ठीक है, आपको अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आए, कि एक्स्ट्रा मतलब किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज हो, तो आप उसको टाइप कर सकते हैं। मुझे एक बात नहीं समझ आती कि स्टूडेंट लोग बहुत छुपाने वाली काम करते हैं, मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, छुपा लेते हैं, समझ नहीं आता छुपा के मतलब सिलेक्शन लेके क्या करेंगे, मतलब एकदम आग लगाना चाहते हैं कि एकाएक आग लगा देंगे, एकदम छुप के मेहनत करेंगे। वो कहते हैं ना, मैं एक बात बता रहा हूँ सुनिए, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी सफलता शोर मचा दे। ये तो आप हर जगह सुने होंगे ना, सफलता शोर मचा दे। लेकिन अभी क्या है, ऐसे बहुत लोग हैं, मैं मेरा एक अलग से होता है, बुरा मानने वाली बात नहीं है। मैं मैं ये कहता हूँ कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, और सफल नहीं हुए ना तो अपने अपने में घुट के रहना है, ऐसे करके। तो भाई देखो, बहुत लोग होते हैं जो बहुत सीरियस हैं, कोई एग्जाम है 3 4 साल 4 साल से नहीं हो रहा है, उसके लिए आप प्रिपेयर हो, आप एकदम मेंटली क्या हो चुके हो, एकदम अनस्टेबल हो चुके हो। ठीक है, आप लोगों से बात नहीं करोगे, लोगों को बताओगे नहीं, तो आप अपने में परेशान रहोगे ना। आपके पास 3 लोग हैं 4 लोग हैं, आप मिल के पढ़ रहे हो, क्या जरूरी है क्या नहीं जरूरी है, कम से कम 4 5 लोग साथ में रहेंगे तो ज़्यादा सही रहता है। ठीक है, लेकिन कुछ लोग मानते कि नहीं, दोस्त लोग तो परेशान करते हैं, ज़्यादा पढ़ लेते हैं, हमें पढ़ने नहीं देते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें नहीं होती है, यद्यपि मेरे साथ तो ऐसा नहीं है कि ठीक है, चलो, बातें होते रहेंगी, पढ़ाई भी होती रहेंगी। सर आप प्लीज क्वेश्चन कंटिन्यू कीजिए, बड़ी जल्दी है भाई, हैं? चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिलेटेड विथ द जाइगोमाइकोटिना क्लास ऑफ द फंजाई। तो दे प्रोड्यूस प्लस एंड माइनस स्टेन ऑफ स्पोर, बिल्कुल सही बात है। दे हैव द सेप्टा हैविंग सेंट्रल पोर, इतना सिंपल क्वेश्चन था यार। जाइगोमाइकोटिना इज द लोअर फंजाई, और वहां पे असेप्टेट रहता है ना, असेप्टेट रहता है, म्यूकर राइजोपस, ये सब आप पढ़े होगे। तो असेप्टेट रहेगा ना, सेप्टा कहाँ रहेगा, तो ये यही सही आंसर हो गया। राइजोपस यहाँ पे रहेगा, जाइगोस्पोर जो रहेगा थिक वॉल रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर वाला स्पोर रहता है ना। तो टर्म पकड़ना सीखो, जल्दबाजी में नहीं। चलो आगे चलते हैं। रेड एल्गी कंट्रीब्यूट इन प्रोड्यूसिंग कोरल रीफ, बिल्कुल सही बात है। सम रेड एल्गी सिक्रेट एंड डिपोजिट कैल्शियम कार्बोनेट ओवर देयर वाल, तो इसलिए कोरल रीफ बन जाता है। ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में आप सुने होंगे। तो असर्सन रीजन दोनों सही है, और असर्सन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्सन भी है, तो ये होगा, बहुत सिंपल हो। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फिर से एल्गी से क्वेश्चन है। अब देखो ये, एल्पाइन एंड आर्कटिक माउंटेन बिकम रेड ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ हिमेटोकोकस निवेलिस, बिल्कुल सही बात है। या क्लेमाडोमोनास एलोस्टेंसिस से भी हो सकता है, निवेलिस एक्चुअली में। ग्रीन स्नो होता है क्लेमाडोमोनास एलोस्टेंसिस से, ये भी सही है। इसको टियल्ला निवेलिस हो गया, या रेफिडोनेमा ब्रीवेस्ट्री हो गया, ब्लैक कलर देता है स्नो को। एन साइलोनेमा जो होता है ब्राउनिश पर्पल कलर। अब देखो ये एक सब स्टेटमेंट 1 2 3, आप देखो नोट बनाना चाहो तो आप लिख सकते हो कि रेड स्नो किससे होता है, ग्रीन स्नो किससे होता है, ब्लैक और ब्राउन स्नो किससे होता है, तो ऐसे करके आपका थ्योरी भी तैयार होगा, है ना। तो 1 2 3 इसका होगा। प्लियोट्रॉपिक जीन क्या होता है भैया, सिंपल सा जेनेटिक्स का एक टर्म, और आना चाहिए जेनेटिक्स अगर आप पढ़ रहे हो तो। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मेंडल के लॉ कौन कौन से हैं, ठीक है, प्लियोट्रॉपी के बारे में, इपिस्टैटिस का डिफिनीशन पता हो, ठीक है, और आपको पता हो कि क्या होता है लिंकेज, क्या होता है क्रॉसिंग ओवर, क्या होता है, ये सब ही एक्चुअली में बेसिक है। लोग मुझसे बहुत पूछते रहते हैं सर बेसिस कैसे तैयार करें, कैसे क्लियर करें। बेसिस ऐसे तैयार होगा कि कोई भी पार्टिकुलर चैप्टर है, उस चैप्टर के अंदर जो जो टर्म है, आपको उस टर्म के बारे में एक लाइन में मतलब पता हो। टर्म देखे ना, जैसे प्लियोट्रॉपिक टर्म है ना, आपको पता हो कि हाँ यार एक जीन होता है जो मल्टीपल इफेक्ट शो करता है, दैट इज द प्लियोट्रॉपिक। ठीक है, अब मैं कहूँ लिंकेज क्या होता है, लिंकेज के बारे में आप कहो सर क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन अगर पास पास रहेंगे तो क्रॉसिंग ओवर होगा, तो वो दूसरे पीढ़ी में एक साथ जाएंगे, जो पास पास रहेंगे, दूर दूर होगा ना तो वो क्या होगा, वहां पे क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा, वो अलग अलग जाएंगे, ऐसे करके। समझे, प्लियोट्रॉपी क्या होता है, कंट्रोल मल्टीपल ट्रेट इन द इंडिविजुअल। अब देखो प्लियोट्रॉपी जैसे, इसको हम लीथल जीन के कैटेगरी में भी बोलते हैं, लीथल जीन एक्चुअली में। तो लीथल जीन जो होता है, एनिमल में क्यूनाट ने डिस्कवर्ड किया, प्लांट में इबार ने डिस्कवर्ड किया, फिर सिकल सेल एनीमिया, ये सब जो होते हैं,
एक्चुअली में। ठीक है, चलो आगे चलते हैं ना। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर फीचर गुड एग्जाम्पल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, देखो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का सिंपल मतलब क्या है। जहां पे ट्रेंड देखा जाए, जैसे एक दो तीन ऐसे करके। पॉलीजेनिक का मतलब जहां पे जैसे हाइट की बात करो तो देखो बहुत कम लोग होते हैं जो 4 फुट से कम होते हैं, और बहुत कम लोग होते हैं जो 6 फुट से ज़्यादा होते हैं। मैक्सिमम जो रहते हैं 5 से 5.5 करके होते हैं। तो ये जहाँ पे ट्रेंड एक देखा जाए कंटिन्यूअस, तो ह्यूमन का हाइट हो गया, स्किन कलर हो गया, ठीक है, ये सब जो है ये आपके पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। एबीए ब्लड ग्रुप ये कोडोमिनेंस का है, और फ्लावर कलर ये जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का है, तो ये होगा नहीं। हियर पिगमेंट ऑफ माउस एंड टंग रोलिंग इन ह्यूमन, तो ये देख लेना, मुझे लगता है डोमिनेंट इनहेरिटेंस में होता है। ह्यूमन आई कलर एंड सिकल से, ये क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस है। सिकल से एनीमिया रिसेसिव ऑटोसोमल डिजीज में आता है ना। टफ नहीं है, बस आपको लग रहा है। चलो आगे चलते हैं। इन मेंडल एक्सपेरिमेंट विद गार्डन पी राउंड सीड शेप आर वाज डोमिनेंट ओवर व्रिंकल। येलो जो होता है ये डोमिनेंट होता है ग्रीन के ऊपर। व्हाट आर रिस्पेक्टेड फिनोटाइप ऑफ F2 जब हम क्रॉस करते हैं इसका इसका। तो सिंपल है भैया, जब हम देखो एक्चुअली में यही है, जब इसका क्रॉस करोगे तो आप पहले गैमिट बनाओगे। तो गैमिट बनाओगे तो हमारे पास गैमिट आएंगे RY और RY करके। तो राउंड सीथ, तो आप कराओगे गैमिट ये बन गए, तो करोगे तो राउंड सीड विद एलो कार्टिलेडन्स आएंगे, और विंकल सीड आएंगे विद एलो कार्टिलेडन्स। ठीक है, ये राउंड करेगा और ये येलो करेगा, तो दो ठो आएंगे, तो यही आएगा एक्चुअली में। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच विद सब्सिक्वेंट रोल। एक मिनट। सो यहाँ पे दिया है स्टेटमेंट, चलिए देखते हैं एक एक करके। टोपो आइसोमरेज सेकेंड कैन रिमूव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव सुपर क्वाइलिंग इन डीएनए डुप्लेक्स, नहीं पॉजिटिव रिमूव करेगा, तो ये गलत हो गया। पॉलीमरेज वन लार्जर फ्रेगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, नहीं, लार्जर नहीं होता, वो स्मॉलर फ्रेगमेंट होता है ना। डीएनए ए प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल्टिंग ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स ड्यूरिंग रिप्लिकेशन, तो भैया बिल्कुल सही बात है, डीएनए ए से ही मेल्टिंग होता है, तब जाके रिप्लिकेशन फॉर की शुरुआत होती है। डीएनए बी प्रोटीन अटैच टू द न्यूली, भैया फोल्डिंग करने के लिए डीएनए बी नहीं होता वहाँ पे एक्चुअली में होता है एसएसबी, जिसको हम आरपीए बोलते हैं, तो ये नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन हाँ मैं समझता हूँ कि जैसे एमएससी एंट्रेंस वाले हैं तो उनके लिए वो तो नहीं पढ़े होंगे मोस्टली करके यूकैरियोटिक में। असिस्टेंट ये देखो CSIR लेवल का सीधे बोले तो है ना। आगे चलते हैं। इन अर्ली 1950 हाई क्वालिटी एक्सरे डिफ्रैक्शन फोटोग्राफ ऑफ डीएनए सजेस्टिंग डीएनए बिंग डबल हेलिक्स अनकम्पोज किया होता है न्यूक्लियोटाइड को हाइड्रोजन बॉन्डिंग द्वारा वहां पे जुड़ा रहता है, तो किसने बताया था? फ्रैंकलिन और विल्किंस ने एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक के बारे में बताया था, जिसके ऊपर बेस करके काम करके वाटसन एंड क्रिक ने 1953 में डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया, जिसके लिए उनको 1962 में नोबेल प्राइज मिला था। अगला हमारा क्वेश्चन है हर्से एंड चेज यूज रेडियो एक्टिव सल्फर एंड फास्फोरस, तो इन्होंने बैक्टीरियोफेज एक्सपेरिमेंट किया प्रूव करने के लिए डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल, तो क्या क्या देखा? प्रोजेनी वायरस रिटेन फास्फोरस बट नॉट सल्फर, तो प्रोजेनी वायरस जो है वहां पे जो डीएनए जा रहा है, डीएनए में एक्चुअली में फास्फोरस रहेगा, प्रोटीन में सल्फर रहेगा, तो डीएनए एक्चुअली में जो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है वो डीएनए जरूरी होता है, तो फास्फोरस जा रहा हो सल्फर नहीं जा रहा है, तो मतलब प्रोटीन नहीं डीएनए होता है जो ट्रांसफॉर्मेशन में रोल प्ले करता है, तो ये सही है। रिटेंशन ऑफ 4 फास्फेट इन प्रोजेनी वायरस इंडिकेट डीएनए वाज पास्ड ऑन, बिल्कुल सही बात है, फास्फोरस जो है प्रोजेनी वायरस में डीएनए पास्ड ऑन हो रहा है। लॉस ऑफ एसआई इन प्रोजेनी वायरस इंडिकेट सल्फर, सल्फर ठीक है, सल्फर रहेगा बस यहाँ पे। सल्फर इन प्रोजेनी वायरस इंडिकेट दैट प्रोटीन वेयर नॉट पास्ड, तो बिल्कुल यही सही बात है, बस थोड़े थोड़े स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है जेनेटिक कोड कैसा होता है, तो जेनेटिक कोड देखो ट्रिपलेट होता है, यूनिवर्सल होता है, यानी प्रोकैरियोटिक हो यूकैरियोटिक हो सेम कोडान अमीनो एसिड को कोड करेगा। नॉन एम्बिगियस यानी कामा लेस होते हैं, और नॉन डी जनरेट होते हैं, ठीक है। नॉन डी जनरेट का मतलब होते हैं कि भैया एक मिनट यार, नॉन डी जनरेट क्यों होगा? डी जनरेट होगा ना, डी जनरेट का मतलब होगा कि भैया एक अमीनो एसिड के लिए कई कोडान हो सकते हैं, तो नॉन डी जनरेट की जगह क्या होगा? डी जनरेट आना चाहिए,
ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो ये जेएनटी कोड वाला सी होगा। क्या है कि टेस्ट बना है, अभी टेस्ट हुआ नहीं है, तो चिंता मत करिए, होते होते मैं सही कर दूंगा। इसीलिए मैं वीडियो पहले बनाता हूँ ताकि गलती वलती रहे ना, उसको मैं सुधार सकूँ। अब फॉर द ट्रांसलेशन process beside ELF elongation factor 2 and methyl T RNA the eukaryotic 80S राइबोसोम also required। तो एनर्जी सोर्स के लिए क्या होता है, एटीपी नहीं होता है, जीटीपी का रिक्वायरमेंट यहाँ पे होता है। स्टिपुलेट लीव्स इपीपेटलस स्टेमेन एंड एक्जाइल प्लेसेंटेशन। तो स्टिप्यूल रहेगा आपका रूबिएसी में, किस तरीके का स्टिप्यूल रहता है यहाँ पे, इंटरपेटियोलर करके, ठीक है, तो आंसर ये आ जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, कोरोलाइन कोरोला और स्टेमिनल कोरोना कहाँ पे देखा जाता है, तो ये आपको देखा जाएगा कैलोट्रोपिस गिग्नेटा। ये सब चीजें ना एक लाइन में है, कोरोना सेल, कैलोट्रोपिस। प्रिमोस स्टिग्मा मीन्स फिदरी आर हेयरी स्टिग्मा। तो फिदरी आर हेयरी स्टिग्मा एयर पॉलिनेशन के लिए देखा जाता है। तो कहाँ पे होता है, किस तरीके के पॉलिनेशन में एडॉप्टेशन होता है, तो ये एनिमोफिली के लिए एडॉप्टेशन होता है। ठीक है, सिंपल सिंपल है सब क्वेश्चन। फैमिली कुकुरबिटेसी कैरेक्टराइज होता है, उसमें क्या क्या होता है, देखो यहाँ पे रहता है, जैसे देखो बाई कार्पिलरी नहीं होता है, ट्राई कार्पिलरी होता है, सिन कार्पस यानी फ्यूज रहता है, और सुपीरियर नहीं होता, इन्फीरियर होता है, तो आंसर ये चला जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, टेट्राडायनेमस स्टेमेन में क्या होता है, तो टेट्राडायनेमस स्टेमेन में जो होता है 4 लॉन्ग रहता है और 2 शार्ट स्टेमेन होता है, यानी 6 रहता है। ठीक है, आप ये क्वेश्चन बताओ, डाइडाइनमस स्टेमेन इज द फीचर ऑफ विच फैमिली। ओके, तो आपको करना क्या है, इतना हमने क्वेश्चन सॉल्व कराया है, आप सारे क्वेश्चन को देखिए, और 15 तारीख तक हम कंटिन्यू करेंगे, तो तब तक हम काफ़ी क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके होंगे ना। ठीक है, और यहाँ पे ये रहा, आप जैसे कोर्स अगर देख रहे हैं ज्वाइन करना, एमएससी एंट्रेंस असिस्टेंट प्रोफेसर, कोई भी देखो बॉटनी हम पढ़ाते हैं वही चीज़ है, एल्गी फंजाई ब्रायोटेडो जिम्नो प्लांट फिजियोलॉजी मालिकुलर, हम इस तरीके से पढ़ाते हैं कि सब कुछ कवर हो जाता है ना। आप देखिए ना, डेमो के लिए मत पूछा करो यार। देखो जैसा यहाँ पे पढ़ाता हूँ, नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कराते हुए जैसे एक्सप्लेनेशन देता हूँ, कोर्स में इससे बेस्ट एक्सप्लेनेशन होता है ना। कोर्स में सारा कंटेंट होता है, आपको सब कुछ मॉक टेस्ट, सबसे बढ़िया तो हमारा ऑडियो नोट है भाई। जो चीज़ हम 45 मिनट की क्लास में पढ़ा रहे हैं ना, वो 6-7 मिनट में ऑडियो नोट्स एकदम बढ़िया से म्यूजिक व्यूजिक लगा के देते हैं, बढ़िया से लोग सुनते हैं और खुश रहते हैं ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।